प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पे अदालत की आज़ादी के हवाले से। आज जो समाअत हुई, अदलिया में मुदाखलत का तदारुक होना चाहिए, एजेंसीज़ के लिए हेर फेर नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस साहब ने खुलकर आज इसके ऊपर बात भी की और उन्होंने कहा कि जिसको डर लगता है वो चला जाए, और लेकिन मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत है। आज चूँकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी थी, ये छः जो जजेस थे उनके खतूत का मामला था, और अदलिया को अपनी मर्ज़ी के हवाले से फ़ैसले करने का इख्तियार हासिल है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जजेस के ख़त पर खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वजाहत की कि 3 रुकनी कमेटी ने फैसला किया तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए, जस्टिस सैय्यद आफरीदी ने बेंच से अलग हो गए। फुल कोर्ट के लिए 2 जजेस दस्तियाब नहीं हैं। अच्छा जी, आगे चल के वो कहते हैं कि रिमार्क्स जो उन्होंने दिए कि मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है, हमें एक तरफ या दूसरी तरफ खींचना भी अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। हमें अपनी मर्ज़ी के रास्ते पर चलाने के लिए मत दबाव डालें। अदलिया को अपनी मर्ज़ी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। अटॉर्नी जनरल साहब ने साहब, क्या आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ पढ़ी हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैंने तजावीज़ नहीं पढ़ी। जस्टिस अतरमिनुल्लाह ने कहा कि ये तजावीज़ नहीं बल्कि चार्ज शीट हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा इन तजावीज़ को ओपन कर देते हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर कमरा अदालत में अटॉर्नी जनरल ने तजावीज़ पढ़ी, जिनमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के हुक्मनामे को 27 की नज़र से देखते हैं। एग्जेक्टिव और एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनज़र रखना चाहिए। जजेस में कोई तकसीम नहीं है। सोशल मीडिया और मीडिया पर तासुर दिया गया कि जजेस तकसीम है। जजेस की तकसीम के तासुर को ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। आला अदलिया और ज़िले अदलिया के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की ज़रूरत है। जजेस के साथ एजेंसीज़ के मेम्बरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किए जाएँ। शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फ़ैसले भी हों। फ़ोन टैपिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग में मुलव्वस एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। तजावीज़ में आगे चलकर ये भी हो। और एजेंसियों की मुदाखलत खुला राज, इसके ऊपर भी बात हुई है। मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है मैं जनाब बैरिस्टर अली जाहिर साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। भाई साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जफीर साहब। भाई साहब, चीफ जस्टिस साहब आज चुके जो जजेस के खतूत का मामला था उसके ऊपर समाअत हुई, बड़ी लंबी समाअत चली और उसके ऊपर बहुत अच्छी बातें भी हुई और बड़ी यूँ कहना चाहिए कि इससे पहले इस तरह इतनी ओपन डिस्कशन नहीं हुई। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे, अंदर और बाहर से हमला नहीं होना चाहिए, किसी सियासी ताकत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। आज की इस पूरी समाज को आप किस तरह देखते हैं बैरिस साहब? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, पूरी समाज, चूँकि मैं बड़ा इंटरेस्टेड था इसमें, पूरी समाज जो है मैंने देखी और उसके अंदर 19 मिनट मैंने कैलकुलेट किया। 19 मिनट जो है वो जस्टिस अतरमिनुल्लाह साहब ने जो है वो तमाम हकाइक सामने रख दी हैं और मेरे दिल की जो बातें थी वो जस्टिस अतरमिनुल्लाह साहब ने कर दी हैं। सिर्फ मैं परप्लेक्स इस चीज पे हुआ कि जब भी बात ये आती थी कि हाई कोर्ट्स को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और इंटरफेरेंस मौजूद है, तो अनफॉर्चुनेटली, और मैं ये बिल्कुल इज्जत और एहतराम से कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, अनफॉर्चुनेटली सरीना ईसा का जिक्र जो है वो आ जाता था बीच में और रेफरेंस का जिक्र आ जाता था कि उस वक्त तो इंटरफेरेंस थी, आज इंटरफेरेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में अदरवाइज तो प्रोसीडिंग जो है वो बड़ी जबरदस्त चली हैं और मेरे ख्याल में कि भाई साहब इसमें अतरमिनुल्लाह साहब ने, जस्टिस साहब ने इस चीज़ को किया ना कि आज जो हम सिर्फ हाई कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकियां मिल रही हैं, तो मुदाखलत तो हो रही है। अगर इनडायरेक्टली आगे चल के उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एक बात की कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो ये बड़ा ही एक जबरदस्त उन्होंने रिमार्क दिया। ये वाकई सुप्रीम कोर्ट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप दिखाएं करें एक दफा, बिस्मिल्लाह करें
और ये जो इंटरफेरेंस है इस इंटरफेरेंस को रोकें। और बेशक इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, बिलावल भुट्टो, वो जब कोर्ट के सामने आए तो बिल्कुल लॉ के हिसाब से इन अकॉर्डेंस विद लॉ फैसले किए जाएं, ना कि मौसम देखे जाएं कि अब कन्विक्टेड आदमी को जो है वो प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी और बायोमेट्रिक एयरपोर्ट जाएंगे, और एक आदमी जो है वो उसको 1 साल जेल में होने वाला है। और उसके जो क्योंकि फैसला ये हुआ है कि अभी बाहर नहीं आने देना, तो जजेस जो है वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये अनफॉर्चुनेट बात, अगर ये जिस तरह जस्टिस असदुल्लाह ने कहा कि इसको अगर खत्म किया जाए, मेरे ख्याल में ये बड़ा ही एक हिस्टोरिक टर्न अराउंड मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए होगा। ठीक भाई साहब, एक चीज इस पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, मगर मैं ये कहता चलूं कि ये फैजाबाद जजमेंट और रेफरेंस वाली जो कहानी है इससे थोड़ा आगे आना पड़ेगा। इस वक्त 2024 में है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन नाउ। ये छोड़ दें कि तारीख में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है भाई साहब, अगेन पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। आप पाकिस्तानी भी यही समझते हैं। देखिए, गलती कोई भी करे, दुनिया भर में यही होता है कि कोई कमज़ोर हो या ताकतवर हो, वो अपना मामला अदालत में जाके देखता है। अल्लाह ताला की अदालत तो लगती ही है, लेकिन उससे पहले ज़मीनी जब हक़ाइक़ या हम दुनियावी चीज़ों की बात करते हैं तो हर शख्स यही कहता है कि मैं अदालत में मिलूँगा आपको। यहाँ पे क्यों सिस्टम के ऊपर ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं, कोई आज के किसी एक केस को रेफरेंस के तौर पे नहीं कह रहा, माजी में भी ये होता रहा। किसी भी शख्स को भरोसा ही नहीं है कि उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। ये तो खुद हाई कोर्ट्स के जजेस हैं जिनका ये मामला है। तो आप नहीं समझते कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि किधर से मुदाखलत हुई, आप कमज़ोर ना हो, आप ब्लैकमेल ना हो किसी के हाथों। ये सारी चीज़ें हैं, खुल के अगेन इसके ऊपर क्यों बात नहीं हो रही और क्यों नहीं बताया जा रहा कि कौन लोग हैं जो आपको थ्रेट करते हैं, कौन लोग हैं जो आपका फैसला तब्दील करवाते हैं या फैसला होने ही नहीं देते। देखिए, ये अब आपका जो सवाल का आखिरी पार्ट है ये बहुत खतरनाक है कि ये कौन लोग हैं। इन लोगों का नाम जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नहीं लिया गया। आप भी उन लोगों का नाम नहीं लेंगे, मैं भी उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है और सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि वो लोग कौन है। और इस वजह से आज एक जो नई मख्तर अफगान साहब ने, क्योंकि वो बलोचिस्तान से आए हैं तो वो अब हमें नए नए बेंच में दिखने शुरू हुए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त कहा कि भाई नेक्स्ट डेट के ऊपर तो आप ये ले हैं कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, MI है, ISI है, IB है, इनका मैंडेट है क्या, जरा वो तो लेके आए ना कि इनका JD क्या है, इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कि पहले वो तो देखें कि क्या इनको फॉरेन थ्रेट के लिए एक रखा गया है या इंटरनल मुल्क के मामला को मैनेज करने के लिए रखा गया है। तो लेट्स सी, जानते तो हम सब हैं, बट लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर इसको स्टॉप लगाती है और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिक्लेरेशन दे दे और इनको नेम कर दे तो सबके अंदर हिम्मत आ जाती, फिर मैं भी करूंगा जस्टिस साहब और आप भी नाम लेंगे खुल के। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, आगे बढ़े मामला। अगर इस केस से हटकर देखें जनाब बैरिस्टर साहब, मफहमत की बातें भी हो रही हैं, आपने बड़ा ज़बरदस्त ट्रेन मार्च किया भी है, एहतजाज करने के हवाले से हिकमत अमली भी बनाई जा रही है, जलसा करने की कोशिश की कराची में, उसकी परमिशन नहीं मिली। किस तरह देखते हैं सियासी तौर? और आप ये देखिए कि हमारा जवाब हाई कोर्ट ने ये दिया कि जो है वो टेररिज्म का खतरा है, यानी रियासत ने आके अदालत में कहा कि टेररिज्म का खतरा है और हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इसलिए जलसे की परमिशन नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ 2 मई को जो है वो दहशतगर्दों से मेरा ख्याल है शायद सिंध हुकूमत की डील हो गई है, क्योंकि JUIF को जो है वो परमिशन 2 मई की मिल गई है और 2 मई को वो कराची में जलसा भी कर रहे हैं। तो ये तो आपके सामने है कि सिंध हुकूमत के मेला फायदे हैं। और तो इसमें भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कल बड़ा आला सतही इजलास भी बुलाया जा रहा है, सदर जरदारी से मुलाकात भी हुई है वज़ीर दाखिला की, उन वज़ीर दाखिला की जो उनके अपने बच्चे हैं। तो देखते हैं कि कल सिंध के हवाले से क्या कोई मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं। दूसरा ये कि अगर JUIF, मुझे नहीं पता अब तक कि क्या आपकी बात हुई है, क्या इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर शामिल होगी, सपोर्ट करेंगे, और अगर वो दावत देते हैं तो क्या आप शिरकत करेंगे इस जलसे में? देखिए, ये तो अल्टीमेटली जो है वो पार्टी का डिसीजन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि अगर मुझसे एडवाइस ली गई तो मैं ये कहूँगा कि चूंकि हमारा अपना जलसा आ रहा है तो हमें उनको दावत देनी चाहिए कि वो हमारे जलसे में है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि उनको, और अगर पार्टी की आदत ने फैसला किया कि नहीं आप जज्बा खैर सगाली के तहत शिरकत करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लीडरशिप
कराची डिवीजन की ज़रूर शिरकत करेगी। जी, अब ऑब्वियसली जाहिर है कि वो अगर एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी आया तो ऑब्वियसली वो ठीक है। एक तो वैसे आगे जो खबरें है। पिंडी से आ रही हैं या जो इस्लामाबाद में भी डिस्कस हो रहा है, पिंडी इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में, पार कॉरिडोर्स में इवन कोई हो रही है, बातचीत हो रही है, पीछे चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या जस्ट एक मीडिया को इंगेज किया जा रहा है? चूँकि बहुत बैरिस्टर गौहर कुछ कह रहे होते हैं, शहरियार अफरीदी बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे होते हैं, बाकी लीडरशिप बिल्कुल डिफरेंट बात कर रही होती है। तो सारी चीज़ें अफवाहें तो नहीं है ना, उनके पीछे कोई हकीकत भी होती है, खबर भी होती है। जी जी बिल्कुल होती है, और खबर तो रफीक साहब आपने निकाल के लानी है और आपने मुझे बतानी है, लेकिन मैं इसके ऊपर तजरिया जरूर अपना ऑफर कर सकता हूँ। और मैंने जो हालात देखे हैं, जी खान साहब इज नॉट अ पर्सन हु विल कॉम्प्रोमाइज। जिस तरह उन्होंने डिग्निटी के साथ ये जेल अपना पीरियड काटा है, ना घुटने में दर्द हुआ है, ना हाथ में दर्द हुआ है, ना गर्दन में दर्द हुआ है, ना मच्छर ने काटा है, ना प्लेटलेट फ्लो हुए हैं। मैं कहता हूँ कि उन्होंने शॉक कर दिया है सारों को। सब इस वक्त शॉक होकर बैठे हुए हैं कि करें क्या। और मेरा नहीं ख्याल खान साहब एज दी अपर हैंड देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज अनलेस तीन चीजें हों। खान साहब जेल से बाहर आए, सीटें जो चोरी की हैं वो सीटें वापस मिलें और हम हुकूमत बनाएं और इस मुल्क को चलाएं। अदरवाइज तो मेरा जहाँ तक तस्वीर, मुझे नहीं लगता कि खान साहब किसी कॉम्प्रोमाइज में जाएंगे, खास तौर पे ये चोरों और लुटेरों के साथ। ठीक कह रहे हैं आप, ज़रा कंप्रोमाइजिंग पोजीशन उस तरह की बन भी नहीं रही राइट नाउ। अगर जो आप बात कर रहे हैं कि छीनी हुई सीटें वापस मिल जाए, मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। फौरी तौर पे सब लोगों को रिहा भी कर दिया जाए, बाज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा है, चूँकि अभी 9 मई आ रहा है और जिस तरह के हालात हैं फौरी तौर पे कोई इस तरह का फैसला भी नहीं। लेकिन ये देखिए ना, रिहा तो खुद ब खुद हो जाएंगे। इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि खान साहब जेल से बाहर आए, नंबर 1। उस पर मैं हामिद रजा साहब का मैंने बयान सुना है, जी आई एग्री, गो टू एक्सट्रीम मेजर्स, टेक इट टू द स्ट्रीट इफ यू हैव टू। खान साहब को रिहा किया जाए, सीटें चोरी वाली वापस किए जाए, बाकी जो छुड़ाना है वो तो खुद ही जब पावर में आएंगे तो इंशाल्लाह खुद ही कर लेंगे। चलिए ठीक है, वो तो हो जाएगा। दूसरा ये बताएं कि हुकूमत, चूँकि हुकूमत बहुत अपनी पोजीशन कमज़ोर महसूस कर रही है, कुछ इस तरह के पिछले 4-6 दिनों में फैसले भी हुए हैं। उससे पहले भी पिछले प्रोग्राम में जब आप मेरे साथ थे तो मैंने आपसे जिक्र किया था, प्राइम मिनिस्टर के 3 बड़े फैसले, चेयरमैन इरसा का मामला हो, इक़्तिसादी कमेटी की सरपरस्ती का मामला हो, और फिर यही जजेस के वाले से जो मामला था साबिक जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब वाला, तीनों फैसले चैलेंज हो गए थे। अभी प्राइम मिनिस्टर ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फिर राना सनाउल्लाह साहब की को मशीर भी बना लिया है, फैसला हो चुका है इस पर भी। आप क्या समझते हैं कि क्यों कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, या शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि नहीं मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं फैसला कर सकता हूँ? गो के जो इसाक डार साहब डिप्टी बनेंगे, डिप्टी के पास इख्तियारात बिल्कुल नहीं है। जी देखिए जफीर साहब, पार्टी के पंजाब का जो चैप्टर है उसने एक इजलास बुलाया, उसकी सदारत राना सनाउल्लाह ने की, जो सदर है नून लीग पंजाब का, और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि शहबाज शरीफ से पार्टी चेयरमैनशिप वापस ली जाए और नवाज शरीफ को दी जाए। तो नॉट, मुझे तो जो नजर आ रहा है, नॉट ऑल इज वेल इन द फैमिली ऑफ शरीफ, और सख्त सख्त मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफात मौजूद है। ये जिन फैसलों का जिक्र आपने किया, ये फैसले तो वज़ीर आज़म साहब ने थोड़ी किए हैं, ये तो फैसले बिल्कुल कहीं और हो रहे हैं, हुकूमत कहीं चल रही है। और मेरा ख्याल है कि शायद जाहिर है तो भाई साहब, मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है, आई मीन नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को छोड़कर बाकी सारी लीडरशिप ऑफ द रिकॉर्ड भी और निजी महफिलों में भी वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो बेबस बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है शायद ये माजरा देखिए सारा, मैं तो समझता हूँ कि सितंबर के बाद अगर कोई इन्होंने कोई इनलीगल तरीके से एक्सटेंशन देने की जरूरत ना की तो जो चीफ जस्टिस ईसा विल नॉट बी देयर, और उसके बाद सारी गेम जो आती है वो नवंबर 2025 के वक्त आती है। क्या ये तब तक खिंचेंगे या नहीं खिंचेंगे, देखने वाली बात है। मेरा तजरिया ये है कि ये हुकूमत खत्म हो चुकी है, बड़ी तेजी से आप मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये तमाम चीजें जो स्टेबिलिटी है, आप देखिए कि दिस इज रशिंग इनटू अ मिड टर्म इलेक्शन, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6-8 महीने में आप नए प्रेस इलेक्शन की बात सुन लें। ठीक, अच्छा भाई साहब, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। अभी चूंकि IMF की तरफ से आपको किस्त तो मिल गई, आप थोड़ा सा सरवाइव कर जाएंगे, दोस्त मालिक भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं।
समझते हैं चूँकि बर्डन बनता जा रहा है, फिर सड़कों पे अपोजिशन जमातें बशमूल आपके सड़कों पे निकल रही हैं, प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हो रहा है और हुकूमत अगेन मैं यही कहूँगा कि कमज़ोर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट पे है, फ्रंट फुट पे वो खेल नहीं रही, जरदारी साहब अपनी गेम डाल रहे हैं, तो कोई इन हाउस तब्दीली भी हो सकती है? नहीं, मुझे कोई इन हाउस तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही। नोबडी विल टेक दिस बर्डन अनलेस कि आप कह रहे हो कि तमाम जो चोरी शुदा सीटें हैं वो वापस मिले और पीटीआई हुकूमत बनाए। मुझे कोई इन हाउस चेंज नजर नहीं आ रहा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बड़ी तेजी से आप तमाम जो हालात हैं, जो चीजें एक्लेक्ट हो रही हैं, आप उनको देख लें। किस तरह मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पार्लियामेंट में आते हैं और एक इलेक्शन स्पीच करते हैं। वो उनकी एक इलेक्शन स्पीच थी, वो अपना नैरेटिव दे रहे थे वहां पे कि इस नैरेटिव के साथ मैंने इलेक्शन में जाना है। तो नजर तो यही है, मुझे तो यही नजर आ रहा है कि 6, 7, 8 महीने के बाद आप देखिएगा कि कोई ना कोई इलेक्शन की तरफ बात निकल पड़ेगी। एंड वी आर अबाउट टू सी जनरल इलेक्शन टेक प्लेस। ये हम पार्लियामेंट इस तरह से कोई नहीं चला सकता, भरपूर मैनेजमेंट के साथ भी ये पार्लियामेंट नहीं चलती। ठीक। वैसे अब आखिरी सवाल, कराची के अमन अमान की जब हम बात करते हैं, न सिर्फ कराची, पूरे सिंध में इस वक्त अमन अमान एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कच्चे के डाकू हों या पक्के के, कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। कराची लुट रहा है। कच्चे में तो हम सुनते ही हैं, चलो समझ आता है कि एक एक नो गो एरिया है। इधर कराची नहीं महफूज। कल आज मुलाकात भी हुई है वज़ीर दाखिला की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। कल आला सतही इजलास भी बुलाया गया है अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। समझते हैं कि कुछ बेहतरी होगी और कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे मौजूदा हुकूमत को? देखिए, ये हम बड़े अरसे से ये मीटिंग देखते हुए आ रहे हैं। हम सबको इनका रिजल्ट पता है। मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी चेंज पॉलिसी जो है वो इन द बुक्स है। खासतौर पर सिंध जो है वो 2008 से डिफॉल्ट मोड पे चल रहे हैं। सही। वही जो प्रोसीजर डेवलप होते जा रहे हैं वही चलते जा रहे हैं, वही चलते जा रहे हैं। तो मैं तो आई डू नॉट मीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ दिस मीटिंग। मेरे ख्याल में कोई अखबार में खबर छपेगी, टीवी पे दिखाएंगे, उसके बाद ये मुझे कोई इसकी ऐसे इम्पोर्टेंस नजर नहीं है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर इतियास साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी भी है। अब नौमान एक चैलेंज बनता जा रहा है, उस चैलेंज से कैसे नमतज़मा होंगी सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत, और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो माशी तौर पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। IMF से पैसे आपको मिल गए, बजट आपने पेश करना है, महंगाई अभी और ज़्यादा होगी, चीज़ें सस्ती नहीं होंगी। हुकूमत के पास इन चीज़ों के हवाले से आवाम को देने के लिए रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। पंजाब में सस्ती रोटी की बात ज़रूर हुई है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये सारी चीज़ें डिलीवर नहीं हो सकी। यही चैलेंज है हमें सिंध में और दूसरे सूबों में भी नज़र आ रहा है। और आवाम के लिए इस पूरे अमल में रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत कैसे हिकमत अमली बनाएगी? नया जो माली साल आ रहा है वो और ज़्यादा मुश्किलात लेके आएगा आम आवाम के लिए, टैक्सेस में मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की सूरत हाल में इस्तेकाम कैसे आएगा और आम आवाम जो हैं वो उनको रिलीफ कैसे मिलेगा, रोज़गार कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा ताकि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।